नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपके सामने एक और न्यू पर्सनैलिटी को लेकर आया हूं, जो कि आपकी भारी डिमांड पे थी। हमारे साथ हैं अभी रिपब्लिक भारत के एंकर सैयद सोहेल जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया सर। सर, पहला मेरा सवाल है कि आप जब यंग एज में थे, क्योंकि ऑडियंस बहुत जानना चाहते हैं कि जब आप यंग एज में थे तो आपका रुझान इस तरफ कैसे आया है एंकरिंग की ओर, और इस फील्ड में आपको कितने साल हो गए और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं मेरे पास वैसे मैं मेडिकल करना चाहता था, बायो थी मेरे पास। तो फिर उधर से मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट अचानक उसमें ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि जो है शायद मैं ये नहीं करना चाहता। तो फिर मेरा दिल्ली आना हो गया। दिल्ली आने के बाद फिर जो है फिर मैंने मास कॉम में एडमिशन ले लिया। उसके बाद जो है मुझे लोगों ने कहा कि जो है यू शुड बी ऑन द टीवी। तो ये अंदर से हमेशा ऐसा था कि मुझे शौक़ था कि शायद मैं टेलीविज़न में काम करूँगा, वो मास कॉम के ज़रिए ही सही। तो मास कॉम किया और मास कॉम करने के बाद फॉर्चुनेटली मुझे एंकरिंग के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा। वहाँ से शुरुआत की मैंने धीरे और अभी लगभग मुझे 15 साल हो गए इस विषय में काम करते हैं। सर, जब आप इतने लंबे समय से न्यूज़ जर्नलिस्ट करते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या होता होगा जो आपको लगता होगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपके साथ जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं सवाल समझा नहीं आपका। मैं कह रहा हूँ कि जैसा हमारे लाइफ में होता है, हम जब वर्किंग होते हैं तो हमारे साथ कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है जो ज़िंदगी भर हमें याद रहता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हम मेरे साथ गलत हो गया। ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है पत्रकारिता के दौरान जब आप कहीं कवरेज करने गए हैं फील्ड में तब? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये जो वाक़या 26 जनवरी को हुआ, मुझे याद है मैं गाज़ीपुर से ट्रैक्टर परेड में जा रहा था और वो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो इतना वॉयलेंट हो जाएगा, इतनी हिंसा उसमें शुरू हो जाएगी और आईटीओ के पास इतना ज़्यादा हल्ला हंगामा होने लगेगा। वो मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था और उसको देखने के बाद ज़रूर मैं बहुत शॉक था, क्योंकि मैंने पहली बार उसे एक्सपीरियंस किया था कि एक शांति और सुकून से चल रहा प्रोटेस्ट कैसे हिंसा में बदल जाएगा। वो मेरे लिए था जिसको मैं कई दिन भूल नहीं पाया। मुझे लगा ये अचानक क्या हो गया। तो वो मुझे लगता है कि शायद जो है वो नहीं होना चाहिए था, जिसने इस प्रोटेस्ट को भी बहुत डेंट किया। अच्छा सर, जब हम आपके पर्सनल लाइफ के, एक एंकर के पर्सनल लाइफ के बारे में सुनते हैं या समझते हैं, जैसा कि आज के दौर की पत्रकारिता हो गई है, कोई भी एंकर के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता है। उन्हें लगता है कि ये सब बहुत मज़े से रहते हैं। एक एंकर हो या कोई एक छोटे फील्ड में काम करने वाला एक रिपोर्टर हो, उसे क्या क्या तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, इसके बारे में आपका क्या कहें? आपकी कुछ सुझाव या और आपकी कुछ विचार? ये मुझे लगता है कि ये सबकी लाइफ में होता है। बस हमारे साथ परेशानी है कि हमें दुनिया के सामने उन इमोशंस को हम सामने नहीं लेकर आ सकते हैं। शायद अगर जो टेलीविज़न के सामने नहीं है उसकी ज़िंदगी में कुछ इमोशनल चेंजेस हैं या परेशानियाँ हैं, वो शायद दुनिया के सामने नहीं आता। लेकिन जब आप स्क्रीन पर बैठते हैं, जैसे मेरा एक साथी विकास, जिसके भी पिछले दिनों जो नहीं रहा, तो वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा था कि जो है मैं आईसीयू से वापस आया और मुझे पता चला कि उसके पास वक्त बहुत कम है और आने के बाद मुझे उसका ही शो करना था। तो मेरे लिए वो एक बहुत ख़राब वक्त था कि आने के बाद मुझे उसका शो करना है और मेरे शो करने के दौरान ही मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद भी उस शो को कंटिन्यू करना, ये सब ज़िंदगी के जो हिस्से हैं ये शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। ये इन्हें आपको पीछे रख कर और सामने काम करना पड़ता है। अच्छा सर, आप इतने गुड लुकिंग हैं, इतने चार्मिंग हैं और सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी फीमेल फैंस हैं जो कि आपको हमेशा टैग करते हैं। नहीं, मेल फैंस भी मैंने फीमेल फैंस को ज़्यादा देखा है आपको टैग करते हुए। हाँ। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो एंकर होते हैं, मेल एंकर होते हैं, उनकी फीमेल फैंस बहुत कम होती है, मतलब 2-3%। मगर आपके में जो अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था आपकी प्रोफाइल, तो काफ़ी फीमेल फैंस आपको टैग कर रही है एंड आपने नहीं, देखिए मुझे लगता है कि फ़ैन आपका मेल हो या फीमेल हो, आपका काम कोई देखने के बाद अगर आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है। और एक पत्रकार का फीडबैक उसका व्यूअर है। हमारा फीडबैक टीआरपी बाद में, हमारा फीडबैक व्यूअर पहले है। आपका व्यूअर आपको बताता है आप काम अच्छा कर रहे हो या काम ख़राब कर रहे हो।
तो वो आपको करेक्ट भी करता है। तो मुझे लगता है कि इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके काम में निखार आता है, आप हर बार कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हो, ये आपको इम्प्रूव करता है और इम्प्रूवमेंट ही आपको परफेक्शन की तरफ ले जाता है। अच्छा सर, हम लोग जब फिलॉसफी की बात करते हैं, आपके लाइफ में जब बहुत सारे उतार चढ़ाव, आपने जब करियर स्टार्ट किया था एज अ जर्नलिस्ट 15 साल पहले, तो आपकी पहली फिलॉसफी क्या हुआ करती थी कि इस फिलॉसफी पे मुझे ज़िंदगी भर चलना है, या आप कोई फिलॉसफी और आई है अपने जीवन में, आपने अपनाई है? सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ 2 चीज़ें जो आपको कामयाबी दिलाती हैं, वो है आपका पैशन, आप में किसी चीज़ को करने का पैशन कितना है, और दूसरा आपका हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, मुझे लगता है। मुझे इस पेशे का पैशन है और इस पैशन की वजह से मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ, और जब मैं मेहनत करता हूँ तो आप अपने गोल ईज़िली अचीव करते हैं। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। अच्छा सर, आज की जब 15 साल पहले आपने एक करियर स्टार्ट किया था, उस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना बिल्कुल बहुत कम हुआ करता होगा, और आज की जो कोई यूथ है जो सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, उस समय की जनरेशन को और आज की जनरेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है लाइफ का मतलब ही है चेंज, रिवॉल्यूशन। वक्त के साथ बदलाव आते हैं और आपकी सक्सेस उसी में है और कि आप उस बदलाव के साथ चलते रहें, उस बदलाव को अपनाएं भी, तभी आप भी इवॉल्व होंगे। पानी भी जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, या कोई भी चीज़ ऐसी, तो वो तभी फ्रेश रहेंगे, आप खुद भी तभी ग्रो करेंगे जब आप वक्त के साथ चलेंगे। अगर वक्त की डिमांड है सोशल मीडिया, वक्त की डिमांड है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आना, तो आपको आना पड़ेगा। आप उससे पीछे रहकर तो बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। सर, जब मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बोला था, तो आपको उस टाइम पे फीलिंग कैसी आई थी? आई थिंक आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, आज तक इंटरव्यू लिए नहीं है, तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग आई आपको कि ये बंदा मेरा इंटरव्यू पे लेना चाहता है? अरे, आपने बताया आपका यूट्यूब चैनल है, तो मुझे ये ज़रूर था कि मुझे वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कि मुझे बुलेटिन्स होते हैं, फिर मीटिंग्स होती हैं, उस बीच से निकल कर आकर आपसे मिलना। लेकिन खैर ऐसा मुझे एहसास नहीं था कि मैं कुछ झिझक रहा हूँ या मेरा कोई इंटरव्यू क्यों ले रहा है। नहीं, पहली बार होता है ना कि जब एक आपने 15 साल में ना जाने कितनों का इंटरव्यू लिया होगा, कितनों की बोलती बंद करवाई होगी, और जब एक आप सामने से इंटरव्यू देने की बात आई है, तो कुछ ऐसा होता है ना मन में। आप मुझसे वो सवाल करना चाह रहे हो जो कपिल शर्मा करता है कि आपने कभी सोचा था कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे? हाँ, उसी के जैसा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सर को भी देखते रहें, और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।